जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और साथी नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान का एक धारावाहक चला रहे हैं, जिसके हर एक एपिसोड में संविधान के अनुच्छेदों की जानकारी साझी करते हैं। आज आप भारत के संविधान का अध्याय 5 संघीय न्यायपालिका की वीडियो देखेंगे। आप अपने चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार और की 61वीं वीडियो बनाकर इसके 131 तक कुल अनुच्छेदों की जानकारी साझा कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत आज के एपिसोड में उच्चतम न्यायालय का संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार 62वीं वीडियो बनाकर इसके 132 वे अनुच्छेद की जानकारी साझा करेंगे। ये पाठ उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार की रूपरेखा तैयार करता है। जय भीम साथियों, आज की वीडियो के बारे में आपको चुंबर साहब ने बता ही दिया है कि आज हम उच्चतम न्यायालय का संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार पर बात करेंगे। बता दें कि यह पाठ उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार की रूपरेखा तैयार करता है। यह अनुच्छेद बताता है कि भारत के क्षेत्र में उच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करता है कि मामले में इस संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का एक पर्याप्त प्रश्न शामिल है। यदि ऐसा प्रमाण पत्र दिया जाता है तो मामले में कोई भी पक्ष अपील कर सकता है इस आधार पर कि प्रश्न गलत तरीके से तय किया गया है। इसके अलावा पाठ स्पष्ट करता है कि अंतिम आदेश अभिव्यक्ति में एक ऐसा आदेश शामिल है जो एक ऐसे मुद्दे का निर्णय करता है जो अपीलकर्ता के पक्ष में तय होने पर मामले के अंतिम निपटान के लिए पर्याप्त होगा। चलो आओ पहले सुनते हैं अनुच्छेद में क्या लिखा है, बाद में इस पर विशेष चर्चा सुनेंगे। भारत के संविधान का अध्याय 5 संघीय न्यायपालिका का अनुच्छेद 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। 1. भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी, चाहे वह सिविल, आपराधिक या अन्य कार्यवाही में हो, यदि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 के अंतर्गत प्रमाणित करता है कि मामले में इस संविधान की व्याख्या के संबंध में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त है। 3. जहां ऐसा प्रमाण पत्र दिया जाता है, मामले का कोई भी पक्षकार इस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है कि पूर्वोक्त किसी प्रश्न का निर्णय गलत तरीके से किया गया है। स्पष्टीकरण: इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए अंतिम आदेश पद में किसी ऐसे मुद्दे पर निर्णय देने वाला आदेश शामिल है जो, यदि अपीलकर्ता के पक्ष में निर्णय लिया जाता है, तो मामले के अंतिम निपटारे के लिए पर्याप्त होगा। नमस्कार। आज हम भारतीय न्याय व्यवस्था की एक बहुत ही दिलचस्प, बल्कि कहना चाहिए अहम प्रक्रिया पर बात करेंगे। वो ये कि हमारे संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या से जुड़े मामले वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का सफ़र आखिर तय कैसे करते हैं। हमारी इस गहरे पड़ताल का आधार है सुप्रीम कोर्ट अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नाम के दस्तावेज के कुछ खास हिस्से। ये खास तौर पर संविधान के अनुच्छेद 132 पर फोकस करते हैं, जो इस पूरी प्रक्रिया की कह सकते नींव है। तो आज हमारा मिशन क्या है? हम समझना चाहते हैं कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने का ये जो खास संवैधानिक रास्ता है, ये असल में है क्या, इसकी शर्तें क्या हैं और क्यों ये इतना मायने रखता है। शुरुआत एक सवाल से करते हैं। आपने शायद सुना होगा विधि का सारवान प्रश्न। हाँ, बिल्कुल, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। हाँ, वही। किसी केस में इसका होना बहुत जरूरी है, खासकर जब संविधान की व्याख्या का सवाल हो। लेकिन ये होता क्या है असल में? क्या ये कोई भी मुश्किल कानूनी सवाल है या मतलब कुछ और है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। चलिए इसी गुत्थी को आज सुलझाने की कोशिश करते हैं। और देखिए, ये जानकारी सिर्फ वकीलों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस नागरिक के लिए दिलचस्प है जो जानना चाहता है कि देश का सबसे बड़ा कानून कैसे समझा जाता है, कैसे लागू होता है। बिल्कुल सही। तो आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और अनुच्छेद 132 के पहले हिस्से यानी क्लॉज 1 को देखते हैं। ये हाईकोर्ट से अपील के बारे में क्या बुनियादी बात कहता है जी। तो क्लॉज 1 ये साफ करता है कि अपील जो है वो हाईकोर्ट के किसी भी फैसले के खिलाफ हो सकती है, चाहे वो एक निर्णय हो जिसे हम जजमेंट कहते हैं, या कोई डिक्री हो, या फिर कोई अंतिम आदेश, फाइनल ऑर्डर। अच्छा, यानी जजमेंट, डिक्री या फाइनल ऑर्डर। ठीक है। हाँ, और ये भी कि मामला चाहे सिविल हो, दीवानी मामला
या क्रिमिनल मतलब फौजदारी या फिर किसी और ही तरह की कार्रवाई क्यों ना हो, ये नियम सब पर लागू होता है। ओके, सब पर लागू। पर इसमें कोई शर्त भी तो होगी? हाँ बिल्कुल, यही पर सबसे जरूरी शर्त आती है। हाईकोर्ट को खुद अनुच्छेद 134A के तहत एक सर्टिफिकेट देना होता है, एक तरह से प्रमाणित करना होता है। सर्टिफिकेट? अच्छा, और ये सर्टिफिकेट किस बात का, मतलब हाईकोर्ट क्या देखता है? हाईकोर्ट को ये तसल्ली करनी होती है कि मामले में इस संविधान की व्याख्या के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न जुड़ा हुआ है। वही शब्द, विधि का सारवान प्रश्न। हाँ, यही वो कह सकते हैं जादुई शब्द हैं। संविधान की व्याख्या और विधि का सारवान प्रश्न, ये इस रास्ते की कुंजी है, दरवाजा है। विधि का सारवान प्रश्न। एक्सपर्ट स्पीकर, इस पर थोड़ा और बताइए, ये शब्द इतना महत्वपूर्ण क्यों है? किसी सवाल को सारवान क्या बनाता है, खासकर संविधान के मामले में? हाँ, और ये विधि का सारवान प्रश्न शब्द अपने आप में बहुत वजन रखता है। देखिए, ये कोई रूटीन का कानूनी नुक्ता नहीं है। अच्छा। सारवान प्रश्न का मतलब है एक ऐसा सवाल जिसका जवाब सिर्फ उस केस के, मतलब जो दो पक्ष हैं, उन पर ही असर नहीं डालेगा, बल्कि उसका असर कहीं ज्यादा व्यापक होगा। वो संविधान के किसी अहम हिस्से की समझ को बदल सकता है, उसके जो मूल सिद्धांत हैं उन पर रोशनी डाल सकता है। ये ऐसा सवाल होता है जिसके जवाब से आप देखिए भविष्य के कई मामलों पर असर पड़ सकता है, और जो आम जनता है उनके अधिकारों की समझ भी बदल सकती है। तो मतलब ये सिर्फ उस केस तक सीमित नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसलिए हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट देने का ये जो अधिकार है, वो एक तरह से गेट कीपर, मतलब दरवाजे पर खड़े पहरेदार जैसा काम करता है। गेट कीपर, हाँ, ये सही शब्द है। हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास केवल वही मामले पहुंचे जिनमें वाकई संविधान की गहराई से व्याख्या करने की जरूरत है। सोचिए, अगर हर छोटे मोटे संवैधानिक सवाल पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील होने लगे तो अदालत का कितना वक्त बर्बाद होगा। ये सिस्टम सुप्रीम कोर्ट को उन मामलों पर फोकस करने में मदद करता है जिनका असर पूरे देश पर पड़ना है। सही बात है, ये एक तरह से संवैधानिक मामलों की भीड़ को छांटने का तरीका हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये सारवान प्रश्न वाली बात तो समझ आई कि ये कोई आम कानूनी सवाल नहीं, बल्कि संविधान की बुनियाद से जुड़ा कोई अहम मुद्दा होना चाहिए, और हाईकोर्ट इस पर सर्टिफिकेट देगा। लेकिन मान लीजिए हाईकोर्ट ने सर्टिफिकेट दे भी दिया, फिर क्या होता है? क्या कोई भी बस सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है, या अपील करने का भी कोई खास तरीका, कोई खास वजह होनी चाहिए? यहाँ अनुच्छेद 132 का तीसरा हिस्सा, क्लॉज 3, वो क्या कहता है? हाँ, क्लॉज 3 बड़ा दिलचस्प है। जैसा आपने कहा, ये कहता है कि एक बार हाईकोर्ट से सर्टिफिकेट मिल गया तो उस मामले का कोई भी पक्षकार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। कोई भी पक्षकार? अच्छा, ये तो जरूरी बात है। हाँ, और अपील किस आधार पर की जाएगी? वजह क्या होगी? आधार बहुत साफ है। क्या? अपील करने वाला पक्ष ये कहता है कि जिस संवैधानिक सवाल को हाईकोर्ट ने पहचाना और प्रमाणित किया था, उस सवाल पर हाईकोर्ट ने गलत फैसला दिया है। अच्छा, मतलब हाईकोर्ट ने संविधान की व्याख्या करने में चूक कर दी। बिल्कुल। अपील का पूरा फोकस इसी बात पर रहता है कि हाईकोर्ट की व्याख्या गलत थी। लेकिन आपने कहा कोई भी पक्षकार, इसका मतलब जो केस हार गया वो तो अपील करेगा ही। हाँ, वो तो करेगा। पर क्या जो जीत गया वो भी कर सकता है? ये थोड़ा अजीब नहीं? आमतौर पर तो हारने वाला ही अपील करता है। हाँ, और यही इसकी खासियत है। सोचिए, एक पार्टी केस जीत तो गई, लेकिन उसे लगता है कि हाईकोर्ट ने जिस संवैधानिक मुद्दे पर फैसला सुनाया है वो व्याख्या ठीक नहीं है। ऐसा भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? वो व्याख्या भविष्य में उसी पार्टी के लिए या शायद समाज के लिए नुकसानदेह हो। ऐसी सूरत में जीतने वाला पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अच्छा। और कह सकता है कि देखिए, हाईकोर्ट का इस संवैधानिक मुद्दे पर दिया गया तर्क या फैसला गलत है, भले ही अंतिम नतीजा मेरे पक्ष में रहा हो। वाह, ये तो काफी दिलचस्प नुक्ता है। जी, और जैसा आपने पहले पूछा था, अपील का आधार बहुत सटीक है, सिर्फ और सिर्फ इस बात पर कि हाईकोर्ट ने उस प्रमाणित संवैधानिक सवाल का जवाब गलत दिया है। आपको अपील में यही साबित करना होता है कि हाईकोर्ट की संविधान की समझ में खामी थी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये पूरी व्यवस्था क्यों जरूरी है? ये सुनिश्चित करती है कि हमारे देश में संविधान की व्याख्या में एकरूपता बनी रहे, मतलब कंसिस्टेंसी हो। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, अगर देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स एक ही संवैधानिक मुद्दे पर अलग अलग राय देने लगे तो कितनी गड़बड़ हो सकती है। लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि कानून असल में है क्या। सही बात है, कंफ्यूजन हो जाएगा। बिल्कुल। तो अनुच्छेद 132(3) सुप्रीम कोर्ट को यह मौका देता है कि वो दखल दे और एक अंतिम सर्वमान्य व्याख्या स्थापित करे,
जो पूरे देश पर लागू हो। ये सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका है संविधान के अंतिम व्याख्याकार होने की, उसको मजबूत करता है। सही। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल अथॉरिटी है संविधान की व्याख्या पर। जी हाँ। अच्छा, अब एक और चीज, स्रोत में अनुच्छेद 132 के साथ एक स्पष्टीकरण मतलब एक्सप्लेनेशन भी जुड़ा है। ये अंतिम आदेश या फाइनल ऑर्डर शब्द को परिभाषित करता है। ये परिभाषा भी काफी अहम लगती है क्योंकि हमने शुरू में देखा कि अपील हाईकोर्ट के निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश के खिलाफ ही हो सकती है। जी, इस स्पष्टीकरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये क्या कहता है? इस स्पष्टीकरण के मुताबिक अंतिम आदेश में ऐसा आदेश भी गिना जाएगा जो किसी ऐसे मुद्दे का फैसला कर देता है जो अगर अपील करने वाले के हक में तय हो जाता तो उससे मामले का अंतिम निपटारा ही हो जाता। हाँ, ये परिभाषा बहुत काम की है और इसका व्यवहारिक असर पड़ता है। ये अंतिम आदेश के दायरे को थोड़ा कह सकते हैं बड़ा कर देती है। कैसे? इसका मतलब है कि अंतिम आदेश सिर्फ वो ही नहीं है जिसमें केस पूरी तरह खत्म हो गया हो और जज ने बिल्कुल आखिरी फैसला सुना दिया हो। अच्छा, तो फिर? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी केस में कई सारे छोटे बड़े मुद्दे हैं, लेकिन एक बड़ा मुद्दा सीधे संविधान की व्याख्या से जुड़ा है। ठीक है। हाईकोर्ट उस संवैधानिक मुद्दे पर अपना फैसला सुनाता है। अब अगर इस फैसले से अपील करने वाली पार्टी जीत जाती और उस एक जीत से ही पूरा केस उसके पक्ष में खत्म हो जाता, मतलब भले ही कुछ छोटी मोटी प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं बाकी हों, तो हाईकोर्ट के उस बीच के आदेश को भी अपील के लिए अंतिम आदेश माना जा सकता है। अच्छा, भले ही केस पूरी तरह खत्म ना हुआ हो। हाँ, भले ही ना हुआ हो, अगर वो मुद्दा इतना अहम था कि उसके हल होने से केस का नतीजा तय हो जाता। लेकिन ऐसी थोड़ी लचीली परिभाषा क्यों रखी गई है? इसका क्या फायदा है? सोचिए अगर ये परिभाषा ना होती और कहा जाता कि अपील सिर्फ तभी होगी जब केस बिल्कुल खत्म हो जाए, सारे मुद्दों पर फैसला आ जाए, तो क्या होता? शायद किसी अहम संवैधानिक सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की राय जानने के लिए सालों इंतजार करना पड़ता, जब तक कि हाई कोर्ट बाकी सारे छोटे मोटे मुद्दों को भी ना निपटा दे। हाँ, ये तो सही बात है, बहुत देर हो जाती। बिल्कुल, ये व्यापक परिभाषा अनावश्यक देरी से बचाती है। अगर कोई ऐसा बड़ा संवैधानिक सवाल है जिस पर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है और वही केस की दिशा तय कर सकता है, तो पक्षकारों को पूरा केस खत्म होने का इंतजार किए बिना सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता मिल जाता है। इससे जरूरी संवैधानिक मसलों का हल जल्दी निकल सकता है। जी हाँ, यही मकसद है। तो अगर हम इस सारी बातचीत का निचोड़ निकालें तो इसका कुल मतलब क्या है? कोई आम इंसान जो हमारी न्याय व्यवस्था को समझना चाहता है या बस ये जानना चाहता है कि संविधान से जुड़े पेचीदा मामले आखिर सुलझते कैसे हैं, उसके लिए क्या मुख्य बातें हैं? देखिए, पूरी प्रक्रिया को अगर हम सरल शब्दों में देखें तो ये कुछ यूं है। देखिए, पूरी प्रक्रिया को अगर हम सरल शब्दों में देखें तो ये कुछ यूं है। पहला, हाई कोर्ट किसी केस में पहचानता है कि इसमें संविधान की व्याख्या से जुड़ा कोई गंभीर असर डालने वाला कानूनी सवाल है, यानी सारवान प्रश्न। ठीक। दूसरा, हाई कोर्ट इस बात का सर्टिफिकेट देता है। ओके। तीसरा, फिर केस का कोई भी पक्ष इस आधार पर कि हाई कोर्ट ने उस संवैधानिक सवाल का जवाब गलत दिया है, सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। कोई भी पक्ष। और चौथा, आखिर में सुप्रीम कोर्ट उस संवैधानिक सवाल पर अपना अंतिम फैसला देता है जो पूरे देश के लिए नजीर बन जाता है। अच्छा। ये पूरा रास्ता अनुच्छेद 132 के तहत इस बात को पक्का करता है कि हमारे देश में संविधान का अंतिम मतलब निकालने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये एक महत्वपूर्ण नली है, एक चैनल है जिसके जरिए संविधान की व्याख्या से जुड़े सबसे जरूरी और असरदार मामले देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंचते हैं, ताकि वहां उन पर एक पक्का और आधिकारिक फैसला हो सके। ये हमारे संवैधानिक ढांचे का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल। तो आज हमने जो मुख्य बातें समझी वो ये है, अनुच्छेद 132 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है तो हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट चाहिए। जी। ये सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब मामला संविधान की व्याख्या से जुड़े किसी सारवान प्रश्न का हो। सही। अपील का आधार ये होगा कि हाई कोर्ट ने उस सवाल पर गलत फैसला दिया है। बिल्कुल। और अंतिम आदेश का मतलब सिर्फ केस का फाइनल जजमेंट नहीं, बल्कि वो आदेश भी हो सकता है जो किसी मुख्य मुद्दे को इस तरह तय कर दे कि अपीलकर्ता के जीतने पर केस ही निपट जाए। एकदम सही कहा आपने। संक्षेप में कहें तो ये अनुच्छेद एक तरह का फिल्टर है जो ये सुनिश्चित करता है कि संविधान की व्याख्या जैसे गंभीर और पूरे देश को प्रभावित करने वाले मामले सर्वोच्च अदालत तक पहुंचे, ताकि कानून की समझ साफ और एक जैसी रहे। और इसका महत्व सिर्फ कानूनी दांवपेच तक सीमित नहीं है, ये हमारी पूरी न्याय व्यवस्था और संविधान के संरक्षण के लिए बेहद जरूरी है।
कैसे? जब सुप्रीम कोर्ट संविधान के किसी बिंदु पर अंतिम व्याख्या देता है तो वो एक तरह से पूरे देश के लिए नियम तय कर देता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि भारत के सभी हाई कोर्ट और निचली अदालतें संविधान को एक ही नजरिए से देखें और लागू करें। हाँ, एक रूपता। हाँ, एक रूपता। इससे कानून में निश्चितता आती है, स्थिरता आती है और नागरिकों को पता होता है कि उनके संवैधानिक अधिकार क्या हैं। ये संविधान की सर्वोच्चता मतलब सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखने का एक बहुत कारगर तरीका है। सही। ये उस कानूनी अराजकता से बचाता है जो तब पैदा हो सकती है जब एक ही कानून की अलग अलग व्याख्याएं होने लगें। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। ये सब समझने के बाद एक सवाल मन में आता है जो हमारे स्रोत से ही जुड़ा है और सोचने पर मजबूर करता है। जी। हमने देखा कि हाई कोर्ट एक तरह से शुरुआती पहरेदार है, वो गेट कीपर है जो ये तय करता है कि मामला सारवान है या नहीं। अब जरा सोचिए इसके क्या नतीजे हो सकते हैं अगर देश के अलग अलग हाई कोर्ट सारवान होने की कसौटी को अलग अलग तरह से लागू करें। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एक राज्य में किसी मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ले जाना आसान हो और दूसरे में मुश्किल? अच्छा पॉइंट है। सिर्फ इसलिए कि वहां के हाई कोर्ट की सारवान की परिभाषा थोड़ी अलग है। क्या इससे न्याय तक पहुंच में एक तरह की असमानता पैदा हो सकती है? ये एक बहुत ही वैध और विचारणीय प्रश्न है, इस पर सोचना जरूरी है। हाँ, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर यकीनन और विचार किया जा सकता है। खैर, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है संविधान के व्याख्या से जुड़े मामलों की अपील प्रक्रिया के इस अहम पहलू यानी अनुच्छेद 132 को समझने में आपको मदद मिली होगी और शायद कुछ नए सवाल भी आपके मन में आए होंगे। जी, उम्मीद तो यही है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी पड़ताल के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। आपने वीडियो पूरा सुना। साथियों, धन्यवाद। उम्मीद है इससे आपकी जानकारी बढ़ी होगी। इसके आगे के अनुच्छेदों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान पर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान हो तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।